हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट जो कि 2021 नवंबर में सेकेंड शिफ्ट में हुआ था उसका पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो 25 क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में हमने कंप्लीट किया था, ये दूसरा पार्ट है। तो 26 से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि औरंगजेब के शासनकाल में चांदी के रुपयों का वजन था। तो औरंगजेब के समय में चांदी के पैसों का रुपयों का कितना वजन हुआ करता था, यहाँ पर ये पूछा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 180 ट्रॉय, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। शेरशाह द्वारा प्रचलित रुपया यानी चांदी का सिक्का 178 ग्रेन वजन का था, जो कि अकबर के शासनकाल में प्रचलित था। बाबर ने काबुल में चांदी के शाहरुख तथा गांधार में चांदी का बाबरी नामक सिक्का चलाया था। अकबर ने वर्गाकार आकृति का जलाली नाम से एक चांदी का सिक्का चलाया था, जिसका वजन 175.5 ग्रेन था। और जहांगीर ने निसार नाम से चांदी का सिक्का चलाया था, जबकि औरंगजेब के शासनकाल में प्रचलित रुपया जो है चांदी का सिक्का का जो वजन है वो हो गया था कितना, तो 180 ग्रेन था। रुपए की सबसे छोटी इकाई जो है सुकी यानी कि रुपए का 20वां भाग था, वहीं उसका जो 16वां भाग जो है काला थी। आगे है यहाँ पे कुछ विशेष फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि मध्यकालीन मुद्रा प्रणाली अत्यंत सुव्यवस्थित है। सिक्के के निर्माण में सोने, चांदी और तांबे का ही प्रयोग किया जाता था। मुगल काल में सिक्के ढालने का काम जो है टकसालों में होता था। टकसालें पूरे साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर मौजूद थी, जैसे कि लाहौर हो गया, जौनपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, बंगाल, पटना, काबुल में स्थापित की गई थी। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक टकसालें थीं। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि किसके समय में सबसे ज़्यादा टकसालें थी, तो औरंगजेब के समय में सर्वाधिक टकसालें थी। इस टकसाल के अधिकारी को दरोगा ए टकसाल कहा जाता था। ये केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में होती थी, मतलब सेंट्रल ही इस पर क्या है, अपना पूरा नियंत्रण करके रखा हुआ था। सर्वाधिक चांदी के सिक्के जो है रुपया की ढलाई औरंगजेब के शासनकाल में हुए। औरंगजेब ने धार्मिक दृष्टि से सिक्कों पर कलमा और 4 खलीफाओं के नाम लिखवाना बंद करवा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण दिए गए हैं। तो पहला कथन है कि सांख्य दर्शन के अनुसार 25 आधारभूत तत्व हैं, जिसमें से पहला प्रकृति और दूसरा पुरुष है। इसका कथन कहता है कि बदरायण का ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन परंपरा का आधारभूत ग्रंथ है। तो यहाँ पर बताना कि क्या सही है या दोनों सही है या इसकी व्याख्या जो है वो सही है। तो यहाँ पर कथन एक जो है असत्य है, लेकिन दूसरा कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी व्याख्या देखते हैं कि सांख्य दर्शन का प्रवर्तक जो है महर्षि कपिल को माना जाता है, चूंकि उसमें 25 यानी 25 आधारभूत तत्वों का विवरण मिलता है, अतः इसमें सांख्य का दर्शन कहा जा सकता है। सांख्य दर्शन द्वैतवादी है। इसमें प्रकृति तथा पुरुष नामक 2 स्वतंत्र शक्तियों की सत्ता को स्वीकार किया गया है, जिसमें संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। प्राकृतिक सृष्टि का आदिकरण है, जिसमें प्रधान तथा अव्यक्त की संज्ञा दी जाती है, न कि तत्व की। जबकि सांख्य दर्शन का दूसरा प्रधान तत्व पुरुष है, जिसका स्वरूप नित्य, सर्वव्यापी एवं शुद्ध चैतन्य है। चैतन्य जो है वो आत्मा का ही स्वरूप है। इसका कारण जो है कथन असत्य हो जाएगा। आगे है, जबकि बदरायण का ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन परंपरा का आधारभूत ग्रंथ है, क्योंकि अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा वेदांतों की प्राथमिकता सिद्ध करने का प्रयत्न इस दर्शन में मिलता है। उपनिषद तथा वेदांत उत्तर मीमांसा कहे जाते हैं, क्योंकि इसमें कर्मकांडों ने स्थान पर ज्ञान का विवेचना मिलती है। क्योंकि हम पाते हैं कि बदरायण का ब्रह्मसूत्र तथा गीता उपनिषद दर्शन का ही विकास करते हैं। तो कथन एक गलत हो जाएगा हमारा, और कथन जो है वो सेकंड वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फिर से यहाँ पर कथन और कारण दिए गए हैं। तो कथन कहता है कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है, और दूसरा कथन ये कहता है कि ग्रेनाइट पत्थर की चट्टानें निकटवर्ती क्षेत्रों में उपलब्ध हुआ करती थी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो देखते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो पहला सही है, और कथन दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो तंजावुर का बृहदेश्वर पत्थर जो है मंदिर ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित था, और ये निकटवर्ती क्षेत्रों में उपलब्ध है, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, सही है, यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं इसकी। तंजावुर का भव्य मंदिर शिव मंदिर है, जो कि राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर इसको कहा जाता है। यह सभी मंदिरों में सबसे बड़ा एवं ऊंचा है। इसके निर्माण कार्य में ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जिसे सुदूर क्षेत्र से लाया जाता था। इस मंदिर का निर्माण कार्य 1003 से लेकर 1010 ईस्वी के मध्य चोल शासक राजराज प्रथम के शासनकाल में हुआ था। इस मंदिर का बहुमंजिल विमान जो है 70 मीटर की गगनचुंबी ऊंचाई पर खड़ा है, जिसकी चोटी पर आकाश में शिखर है जो अष्टभुज गुम्बद के शक्ल में स्तूपिका है। यह द्रविड़ शैली का सबसे ऊंचा विमान है। इस मंदिर में शिव के विविध रूप नटराज, हरिहर, भिक्षाटन, विष्णु अनुग्रह, वीरभद्र, चंद्रशेखर, दक्षिण मूर्ति, अर्धनारीश्वर, भैरव, त्रिपुरांतक आदि मूर्तियों को उत्कीर्ण किया गया है। और इसमें विशेष फैक्ट दिया गया है कि गंगोकोंड चोलपुरम का जो भव्य शिव मंदिर है या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य जो है चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने शुरू करवाया था, जो पूरा नहीं हो सका। इस मंदिर की योजना तंजौर मंदिर के समान होते हुए भी इसकी कारीगरी जो है काफ़ी फीकी रही है। इस मंदिर का विमान जो है तंजौर मंदिर की अपेक्षा कम है तथा इसके शिखर भीतर की ओर मुड़े हुए हैं। इसके विमान पर गोल स्तूपिका है, शिखर पर लंबवत रेखाएं उत्कीर्ण हैं। पर्सी ब्राउन ने लहरदार रेखाओं के कारण इस मंदिर को गीतों की तरह संवेदना पैदा करने वाला महान कलात्मक निर्माण कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के संबंध में नीचे दिए कथनों में से कौन से सही हैं ये बताने हैं। तो यहाँ पर है ब्रिटानियों यानी ब्रिटिशों की जीत के फलस्वरूप औपनिवेशिक संस्कृति और विचारधारा के प्रसार में देसी संस्कृति और संस्थाओं के आत्मनिरीक्षण को अनिवार्य बना दिया। 19वीं सदी में भारत का सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण औपनिवेशिक ताकतों की उपस्थिति के समय हुआ, इसके द्वारा नहीं था। सुधारवादी आंदोलन की प्रेरणा पूरी तरह से गैर मानवतावादी थी। पारलौकिकता और मोक्ष के प्रचार उनके कार्यक्रम का हिस्सा था। डॉक्टर सर सैयद अहमद खान ने समाज के विकास में धर्म की भूमिका को रेखांकित करते हुए लिखा कि यदि धर्म समय की मांग के अनुसार नहीं चलता तो वो रूढ़िवादी हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो ए, बी जो है और डी सारे सही हैं, सिर्फ सी ऑप्शन क्या है यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो सी जहाँ पर भी है उसको हम कट कर देंगे। तो हमारा सही आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर 19वीं शताब्दी का धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसमें भारतीयों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए विवश किया गया। इस समय हिंदू धर्म और एवं समाज निष्क्रिय एवं शक्तिहीन अवस्था में था। हिंदू समाज का निचला वर्ग जो है सामाजिक सम्मान और आर्थिक सुविधाओं के लिए ईसाई धर्म स्वीकार करने लगा था। अतः हिंदू धर्म में समाज की रक्षा के लिए सुधार की आवश्यकता थी। 19वीं सदी में भारत का सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण औपनिवेशिक ताकतों की उपस्थिति में हुआ था, क्योंकि अंग्रेज जो है लेखक यह मानते थे कि भारतीय पुनर्जागरण का प्रारंभ इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। पर्सिवल ग्रिफिथ लिखते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में जो कुछ भी अच्छा बुरा किया, उनका यह दावा सत्य ही है कि उन्होंने भारत में पुनर्जागरण का प्रादुर्भाव किया, ना कि पूर्ण जागरण का। सुधारवादी आंदोलन की प्रेरणा पूरी तरह से गैर मानवतावादी थी। पारलौकिकता
और मोक्ष के विचार उनके कार्यक्रम का हिस्सा थी। ये कहना सर्वथा अनुचित होगा, क्योंकि सुधार आंदोलनों का एक पक्ष ये भी था कि वे धार्मिक व सामाजिक सुधार चाहते थे, जबकि पारलौकिकता और मोक्ष भारतीय संस्कृति की जड़ मानी जाती थी। डॉक्टर सैयद का कथन है, यदि धर्म समय की मांग के अनुसार नहीं चलता तो वो रूढ़िवादी हो जाता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने कुरान पर टीका लिखी और अपने विचारों का प्रचार करने के लिए एक पत्रिका तहजीब अल अखलाक का संपादन भी किया था। तो ए, बी और डी ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देना है, मैच द फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। तो 2 लिस्ट दी गई हैं, उसका हमें यहाँ पर मिलान करना है। तो एक तरफ जो सूची दी गई है वो मुगल आक्रमण की है और दूसरी तरफ जो है संबंधित दिल्ली सुल्तान का शासनकाल। मतलब यहाँ पर जो आक्रमणकारी हैं और किसके समय में हुआ है, तो ये हमें यहाँ पर मिलान करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि तैर बहादुर बहराम शाह के समय में तैर बहादुर, तरमा शिरीन मोहम्मद तुगलक, शीर मुगल हो जाएंगे गयासुद्दीन तुगलक के समय, और कुतलग ख्वाजा हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर सही है। बाकी यहाँ पे गलत हो गया है। एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन यानी कि जो पहला है यानी कि तैर बहादुर गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, तैर बहादुर गयासुद्दीन तुगलक, और तरमा शिरीन ये हो जाएंगे मोहम्मद तुगलक, शीर मुगल हो जाएंगे बहराम शाह, और कुतलग ख्वाजा ये अलाउद्दीन खिलजी। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं सही मिलान। तैर बहादुर जो है बहराम शाह, तरमा शिरीन मोहम्मद तुगलक, शीर मुगल जो है गयासुद्दीन तुगलक, और तुगलक ख्वाजा जो है अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो यहाँ पर क्या है, कथन सही है हमें ये बताने हैं। पहला है, अजंता चित्रकला में घुड़सवारों के चित्रों में रकाब नहीं मिलते हैं। अरबी शब्द जो है रकाब का प्रयोग फारसी में लोहे के रकाब के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ये है कि रकाब जो है वो घुड़सवारी के समय जो है घोड़ों को पहनाया जाता था रकाब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रकाब उसी से रिलेटेड है। आगे है, अरबी शब्द रकाब का प्रयोग फारसी में लोहे के रकाब के लिए, मतलब लोहे का ही बना होता है। आज भी जिन्होंने घोड़सवारी की होगी तो उनको पता होगा कि क्या है रकाब। आगे है, लोहे की रकाब 12वीं शताब्दी में चालुक्य मूर्तियों में दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लोहे के रकाब है वो चालुक्य मूर्ति में दर्शाए गए हैं। 7वीं शताब्दी के अंत तक अरब सेनाओं में लोहे के रकाब का प्रयोग शुरू हो गया था। तो यहाँ पर हमें सही कथन बताने हैं कि रकाब से रिलेटेड कौन कौन से सही है। तो यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन सही है, यानी कि ए, बी और डी, ए, बी और डी यहाँ पर सही है। तो कौन सा नहीं है कि लोहे के रकाब जो है 12वीं सदी की चालुक्य मूर्तियों में दर्शाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या 7वीं सदी के अंत में जो है अरब सेनाओं ने लोहे के रकाब का शुरू कर दिया था। तो ये सारे के सारी जो है ये वाला गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या है, सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, रकाब एक फ्रेम है जो अंगुलानुमा लोहे की आकृति होती है, जिस पर घुड़सवार अपना पैर को स्थिरता प्रदान करने के लिए रखता है। मतलब ये मान लीजिए ये एक घोड़ा है, तो यहाँ पर क्या है, एक लोहे की इस तरह से, तो इंसान जब मतलब एक आदमी जो है घोड़े पे चढ़ने के लिए इस पर पैर रखेगा और फिर उसकी पीठ पर क्या है बैठेगा, तो इसी को क्या है रकाब बोला जाता है।
तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर क्या है, पैरों को स्थिरता प्रदान करने के लिए क्या है, रकाब का प्रयोग किया जाता था, जिससे घुड़सवार को युद्ध करने के दौरान या तेजी से घुड़सवारी करने में घुड़सवार के शरीर को संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती थी। यह पट्टे अथवा काठी से जुड़ा होता था। चीन से प्रारंभ में रकाब धीरे धीरे यूरोप और पूर्वी एशिया में दृष्टिगोचर होने लगे। 6ठी शताब्दी के अंत या 7वीं शताब्दी की शुरुआत तक अरब सेनाओं में रकाब का प्रयोग शुरू हो जाता है। यही रकाब जो है अरबी शब्द का रूपांतर धीरे धीरे फारसी में लोहे की रकाब के रूप में होने लगा। और यहाँ पर ये है कि अजंता के भित्ति चित्रों में घुड़सवारों के चित्रों में रकाब के चित्र जो है प्राप्त नहीं होते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन में 2 लिस्ट दी गई हैं, उसका हमें मिलान करना है। तो विरूपाक्ष मंदिर ये हो जाएगा पट्टदकल। तो ए का जो है तो ए भी हो सकता है और बी 4th नंबर भी हो सकता है। तो एक आगे देखते हैं। 3 थल हो जाएगा एलोरा। 3 थल जो है वो हो जाएगा एलोरा। 3 थल एलोरा। विरूपाक्ष हो जाएगा पत्थरगल। और केशव मंदिर जो है सोमनाथपुर। नागेश्वर स्वामी हो जाएगा कुंभकोणम। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही है। आगे फिर से देख लेते हैं कि विरूपाक्ष पट्टदकल, 3 थल जो है एलोरा, केशव मंदिर सोमनाथपुर और नागेश्वर स्वामी जो है कुंभकोणम। अगला क्वेश्चन है वीर वल जिगर इनमें से क्या थे। तो वीर वल जिगर जो हैं चोल राजाओं के सम्मान सूचक उपाधियां थी। पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत में बृहद रूप में फैला हुआ व्यापारियों का एक संघ था। खगोल शास्त्र की पुस्तक का नाम है और चिकित्सा का ग्रंथ है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। उत्तर पूर्वी दक्षिण भारत में बृहद रूप से फैला हुआ क्या, एक व्यापारियों का संघ हुआ करता था, जिसको वीर वल जिगर कहा जाता था। पूर्व मध्यकालीन भारत में बृहद पैमाने पर फैला हुआ व्यापारियों का संघ था। इसे ही वलजियम या वलिंजियम भी कहा जाता है। लेखों में वीर वलजिगर के अतिरिक्त मणिग्रामन, नानादेश, वलेंगन, इंगदंगो, तेलिन आदि व्यापारिक संगठनों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। व्यापारियों के स्थानीय संगठन को नगरम कहा जाता था। ये संगठन जो है मुख्य रूप से कांची तथा ममलपुरम में विद्यमान थे। हीर हड गल्ली लेख में अयोलेपुर के 500 स्वामियों को 500 वीर वलेजियम कहा जाता गया है। इसके आज्ञापत्रों को 500 वीर शासन तथा निवास स्थान को वीरपट्टनम या वीरपत्तनम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है कौन से कथन सही हैं, किससे संबंध में। शेख अब्दुल कुद्दुस गंगोही के संबंध में सही कथन बताना है। तो शेख अब्दुल कुद्दुस गंगोही चिश्ती सिलसिले की साबिरी शाखा के प्रमुख सूफी शेखों में से एक थे। आगे है बी ऑप्शन कहता है कि इनमें से संबंधित किस्सों का संकलन इसके निधन के बाद काफ़ी बाद इनके बेटे रुकन अल दीन कुद्दुस द्वारा तैयार किया गया था। बाबर के आक्रमण के समय सुल्तान इब्राहिम लोदी ने शेख को अपनी सेना को पानीपत में रहकर आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था। और आगे है डी ऑप्शन, इब्राहिम की पराजय और मृत्यु के बाद अब्दुल कुद्दुस एक मुगल के हाथों पड़ गए थे और उनके बेटे और नौकर के साथ शेख की लंबी काली ऊनी पगड़ी से गिरफ्तार करने वाले के घोड़े की काठी से बांधकर पैदल पानीपत से दिल्ली जाया गया। तो यहाँ पर
सेकंड ऑप्शन सही होता है, यानी कि बी ऑप्शन गलत है, बाकी ए सी डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कौन सा गलत है? बी ऑप्शन, यानी कि इससे संबंधित किस्सों का संकलन जो है उसके निधन के काफ़ी बाद यानी उनके बेटे रक्न अल दीन कुद्दूस द्वारा तैयार किया गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाकी यहाँ पर सारे के सारे सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही चिश्ती सिलसिला के साबरी शाखा से संबंधित है। इनका जन्म जो है रुदैला यानी वर्तमान फैजाबाद में हुआ था। इनकी मान्यता थी कि मुसलमानों एवं काफिरों के बीच जो है भेद करना अनावश्यक है, क्योंकि सृष्टि एक है जो ईश्वर है। उन्होंने वहदत उल वजूद को भी मान्यता दी। ये नाथ योगियों के सर्वेश्वरवादी सिद्धांत को मानते हैं। उन्होंने अपनी रचना जो है रुश्त नामा में अलख निरंजन की अभिव्यक्ति व्यक्त की है। उनकी प्रमुख या अन्य रचनाओं में नूरुल हुदा, मकतूबात ए कुदूसिया, तुर्कतूनियन आदि हैं। गंगोही ने अलख उपनाम से भी कविताएं लिखी थी, यानी ये जो हैं गंगोही, उन्होंने अलख उपनाम से भी, अलख नाम था इनका एक, जो उससे क्या है उन्होंने कविताओं का लेखन भी किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी ने गंगोही को अपनी सेना को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था। इब्राहिम लोदी के पराजय के बाद शेख गंगोही एवं उनके बेटे को गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया था। तो यहाँ पे बी गलत हो जाएंगे, बाकी जो हैं वो यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी की संभावित तिथि इसमें से कौन सी है? तो जो पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी जो कि बहुत सारे बंदरगाह और बहुत सारी हमें जानकारी देते हैं, जिसके लेखक जो हैं अभी तक पता नहीं चला, अज्ञात हैं, तो उसके जो जन्म तिथि मतलब उसका जो ओरिजिन है कि कब लिखी गई थी उसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहली और दूसरी शताब्दी में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं ग्रीको रोमन भाषा के अज्ञात लेखक रचित पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी की रचना की संभावित तिथि जो है पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी है। यह ग्रंथ जो है प्राचीन काल में जल मार्ग एवं जल यातायात द्वारा होने वाले व्यापार वाणिज्य पर प्रकाश डालता है, जिसमें अल्प रूप से लाल सागर यानी मैरिस एरिथियाई एवं फारस की खाड़ी, अरब सागर एवं हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का उल्लेख मिलता है। यही प्राचीन रोमन साम्राज्य और भारतीय उपमहाद्वीप के साथ व्यापार वाणिज्य एवं जल मार्गों का अध्ययन पर प्रकाश भी डालता है। तो यहाँ पर जो है मतलब समुद्र के द्वारा जो भी व्यापार होता था उसका वर्णन पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी में हमें अच्छी तरह से मिलता है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देवता की मूर्ति हल लिए हुए बनी है? तो ये बलराम हो जाएंगे। यहाँ पे हल लिए किसकी प्रतिमा है? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, यूजीसी नेट ने पहले भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बलराम हो जाएगा। भागवत धर्म के संस्थापक वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण थे। भागवत धर्म अथवा पंचरात्र धर्म में कृष्ण के अतिरिक्त 3 अन्य देवताओं की भी उपासना की जाती है, जो बलराम यानी संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध है। इन्हीं चारों देवताओं को चतुर्व्यूह की संज्ञा दी गई है। कृष्ण एवं बलराम की कुषाण युगीन प्रतिमा कश्मीर के सिलास नामक स्थान से प्राप्त हुई है। सिलास में चट्टानों पर कृष्ण की चक्रधारी मूर्ति एवं बलराम की हल लिए हुए आकृति की मूर्ति प्राप्त हुई है। वैष्णव धर्म में भी श्री कृष्ण को वासुदेव का पुत्र बताया गया है, जबकि पतंजलि द्वारा एवं विष्णु पुराण में वसुदेव का तदात्म्य विष्णु के अन्य रूप में बताया गया है। प्रद्युम्न और कृष्ण के रुक्मणी से उत्पन्न पुत्र थे और अनिरुद्ध जो है प्रद्युम्न से पुत्र थे। आगे देखते हैं 1830 के दशक में बंगाल और बिहार में देसी भाषा में शिक्षा की अवस्था पर तैयार हुआ 3 रिपोर्टों का लेखक कौन था? तो यहाँ पर 3 रिपोर्टों का जो लेखक था वो हो जाएगा विलियम एडम। विलियम एडम को ही 3 रिपोर्टों का लेखक कहा गया, विलियम एडम। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो एजुकेशन वाला पार्ट है उससे ये क्या है
लिया गया क्वेश्चन है। बाकी व्याख्या देखते हैं कि 19वीं शताब्दी तक देसी भाषाई शिक्षा राज्यों का मामला यह मुख्य रूप से स्थानीय शासकों, समृद्ध जागीरदारों आदि की दया पर निर्भर था। 1830 के दशक में बंगाल और बिहार में देसी भाषा में शिक्षा की 3 रिपोर्टों यानी 1835 की रिपोर्ट, 1836 की और 1838 की रिपोर्ट को विलियम एडम द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया, जिसमें देसी भाषा में शिक्षा प्रदान करने को अनेक खामियां पर प्रकाश डाला गया। थॉमस वेविंगटन मैकाले ने 1835 में अपने संस्मरण पत्र में देसी भाषा में शिक्षा की जगह पर अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्रदान करने की वकालत की थी। अलेक्जेंडर डफ जो है ईसाई मिशनरी से संबंधित है, उन्होंने उच्च शिक्षा के विकास पर बल दिया था। विलियम एडम जो है भारत में संस्कृत एवं बंगाली शिक्षा का अध्ययन करने के उद्देश्य से आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी बात जो है पल्लव साम्राज्य के वीर कला अभिलेखों में नहीं पाई गई है? तो बेत्ती लूथू लिपि पशुओं की बाघों के हमलों से रक्षा करना, तीसरी है लुटेरों से स्वामी की रक्षा करने वाले कुत्ते का स्मारक, चौथा है पशुओं और फसलों की उत्पत्ति हाथियों से रक्षा करना। तो हमारा 4th ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर वीर कला अभिलेख में नहीं पाई गई पशुओं और फसलों के उत्पत्ति हाथियों से रक्षा करने के बारे में नहीं बताया गया। तो दक्षिण भारत के इतिहास में पल्लव राजवंश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पल्लव साम्राज्य के नायकों की उपलब्धियों के बारे में हमें जानकारी वीर कला अभिलेख यानी नायकों के स्मारक से प्राप्त होती है। इन अभिलेखों से लिपि जो है वेतु लुथु या वट्टे लुत्तु है। इसमें प्रमुख रूप से पशुधन से संबंधित जानकारी एवं बाघ, शेर जैसे खतरनाक जानवरों से साम्राज्य की रक्षा की जानकारी प्राप्त होती है। नायकों द्वारा लुटेरों से रक्षा करने वाले पालतू कुत्तों की मृत्यु पर उनके स्मारक बनवाए जाने के साक्ष्य भी प्राप्त होता है। हाथियों से रक्षा करने के विषय में इन अभिलेखों में कोई उल्लेख नहीं हमें मिलता है। तो यहाँ पे याद रखने वाली ये बात है कि यहाँ पर जो अभिलेख है वो उसको हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, किसका है, किसके द्वारा लिखा गया और कौन सी बातें उसमें लिखी गई हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। आगे देखते हैं, चुंबकीय कुतुब नुमा यानी मैग्नेटिक कंपास का सर्वप्रथम जो है संदर्भ हमें कहाँ यानी कौन सी फारसी कृति में मिलता है? तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर 4th ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि जवाबी अल हिकायत जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं व्याख्या की चुंबकीय कुतुब नुमा यानी मैग्नेटिक कंपास का सर्वप्रथम संदर्भ जो है ज़हीरुद्दीन नुस्ल मोहम्मद औफी द्वारा फारसी भाषा में रचित ग्रंथ जवाबी उल हिकायत व लवामी उल रिवायत में मिलता है। मोहम्मद औफी जो है तुर्क सल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान रहते हैं। इस पुस्तक में यंत्र उपकरणों का साथ ही खोजी जानकारी के बारे में भी विवरण मिलता है। ये जो पुस्तक है उनके मंत्री निज़ाम अल को समर्पित है। अबाब उल हर्ब व शुजात नामक ग्रंथ की रचना फ़क्र मुदब्बिर ने किया है। फुतू उस सलाती नामक पुस्तक के रचनाकार जो है मलिक इसामी हैं। फुतू उल फुजला और मांडू यानी मालवा सल्तनत से प्राप्त हुई दुर्लभ शब्दों के संग्रह और चित्रकला से संबंधित पांडुल लिपि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबर ने भारत में नई सैन्य युक्तियों को शुरू किया और जिसमें छकड़ों यानी गाड़ियों को लोहे की चैनों से बांध कर रखना, उन्हें खाइयों से सुरक्षित करना और बगली दस्ते यानी तुलगुमा मुहैया कराने जैसी युक्तियां शामिल हैं। बाबर ने से युक्तियां कहाँ से ली गई थीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोमन और उज़्बेकों से ली गई थी। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने भारत से विजय प्राप्त करने के लिए नई सैन्य रणनीति को अपनाया। उसने मध्य एशिया में ऑटोमन साम्राज्य एवं उज़्बेकों से साम्राज्य प्राकंपी लड़ाइयों के दौरान सीखा था। इसमें ईरानियों से बंदूक का प्रयोग, तुर्कों से घुड़सवारी, उज़्बेकों से बगली दस्ते, तुगलमा व्यूह प्रणाली और मंगोलों और अफगानों से व्यूह रचना सीखी थी। साथ ही उस्मानिया यानी रूसी युक्ति के अनुसार उसने 2 गाड़ियों के बीच छाती के ऊंचाई के बराबर एक तोप रखने की जगह भी बनाई। पानीपत एवं खानवा की लड़ाई में इसने दोहरी सुरक्षा के लिए अपने सामने खाई खुदवा दी थी। इस सभी नवीन प्रणालियों का व्यापक पैमाने पर प्रयोग करके उसने विजय का मार्ग जो है प्रशस्त किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष यानी भारतवर्ष का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ हमें प्राप्त होता है। तो हमें कहाँ से भारतवर्ष का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जो सही ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, यानी कि खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से हमें भारतवर्ष का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ हमें प्राप्त होता है। तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर सही है। बाकी देखते हैं कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में प्राकृत भाषा में लिखा गया खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से के समीप ही उदयगिरी पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में भारत यानी भारतवर्ष ऐसा लिखा गया, जिसका अर्थ यहाँ पर भारतवर्ष बताया गया है। भारतवर्ष का यानी भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख है। खारवेल यानी चेदी वंश महामेघ वाहन वंश का प्रतापी शासक था। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख जो है विदिशा यानी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि यवन राजदूत जो है हेलियोडोरस वैदिक धर्म से प्रभावित होकर भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था। संस्कृत भाषा में लिखी गई सबसे प्राचीन प्रशस्ति जो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। यह चंपू शैली यानी गद्य पद्य मिश्रित में लिखा गया है। अश्वमेघ यज्ञ की सूचना देने वाला पहला अभिलेखीय प्रमाण जो है धननदेव का अयोध्या अभिलेख है। आगे है, इतिहासकारों के अनुसार ग्राम शब्द का वैदिक काल में इनमें से एक या एक से अधिक अर्थ हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है कि कई परिवार या कुलों की इकाई ग्राम के नाम से जानी जाती है। पशुपालकों के द्वारा इस्तेमाल किए रथों से बनी संरचना को ग्राम कहा जाता है। ग्राम जनजातियों की एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी थी। ग्राम राजाओं का चयन करने वाली जनजाति की सभा थी। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ए, बी और सी जो है वो सही हो जाएगा। ग्राम राजाओं का चयन करने वाली जनजाति की सभा थी, तो ये क्या है? गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बाकी व्याख्या देखते हैं। वैदिक काल में ग्राम शब्द के प्रयोग का साक्ष्य हमें व्यापक अर्थों से प्राप्त होता है। राजनीतिक संगठन में श्रम विभाजन की मूल्य इकाई कुल अथवा परिवार होता था। कुल ग्रामों को मिलाकर ग्राम बनता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीण होता था। यह सैन्य व नागरिक दोनों प्रकार के कार्य करते थे। ग्राम में बड़ी इकाई जो है विश होती थी, जिसका स्वामी विशपति कहलाता था। ग्राम या समूह जो है जनजातियों द्वारा छोटी सैन्य टुकड़ी के रूप में भी कार्य करती थी। इसी समय पशुपालकों द्वारा इस्तेमाल किए गए रथों से बनी संरचना को भी ग्राम कहा जाता था, इसलिए इनका प्रयोग भी सैन्य प्रणाली के रूप में किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान। तो वेदांग के रूप में वैदिक ज्ञान का अंश था। ज्योतिष के नाम से जाना जाता था। चंद्रमा को ग्रहों की सूची में सम्मिलित करता था। वरुण को ग्रहों की सूची में सम्मिलित नहीं करता था। तो यहाँ पर जो है तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। तो व्याख्या देखते हैं यहाँ पे। भारत में प्राचीन काल में खगोल विज्ञान जो है वेदांग का हिस्सा रहा था। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। वेदांगों की कुल रचना जो है
6 है इसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है। ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों के विषय में भविष्यवाणी ज्योतिषी का विषय है। खगोल विज्ञान पर आधारित प्रथम ग्रंथ जो है लग्न मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष है, जिसकी विषय वस्तु ज्योतिष ज्ञान पर आधारित है। ज्योतिष के अन्य ग्रंथ है गार्गी संहिता, बृहद संहिता, नारद संहिता। मैत्रेय उपनिषद में सूर्य एवं चंद्रमा समेत 7 ग्रहों का वर्णन है। प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, बारहमिहिर आदि खगोल शास्त्री हुए हैं। प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान में वरुण को ग्रहों की सूची में शामिल नहीं किया गया था। वर्तमान में कुल ग्रहों की संख्या 8 है, जिसमें वरुण भी शामिल है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे प्राचीन काल में भारत के इतिहास के संदर्भ में एक कालक्रम यहाँ पर बताना है। सबसे प्राचीन कौन सा है, फिर उसके बाद। तो यहाँ पर सही कालक्रम चुनना है। सबसे पहले है नागार्जुनी हो जाएगा, फिर भाजा हो जाएगा, फिर कार्ले हो जाएगा और एलिफेंटा जो है सबसे बाद में। एक सेकेंड, यहाँ पर बी सबसे पहले, फिर ए है, फिर डी है और फिर सी है, यानी कि बी जो है वो पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है और डी जो है तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे जो है वो एलिफेंटा है। तो यहाँ पर सही और देख लेते हैं। नागार्जुनी जो है उनकी आजीवक संप्रदाय को दी गई थी। मौर्य शासक दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पर गोपी गुहा का निर्माण करवाया था। तो नागार्जुनी सबसे प्राचीन होगी, तो बी ऑप्शन सबसे पहले हो जाएगा। बाकी देखते हैं, भाजा जो है हीनयान संप्रदाय द्वारा निर्मित बौद्ध गुफाओं का एक छोटा समूह है, महाराष्ट्र में है ये। इसे ढक्कन के पुराने बौद्ध रॉक कट मठों के रूप में जाना जाता है। तो ये दूसरे नंबर पे हो गई। कार्ले जो है इसका प्राचीन नाम वालुराका था। यह सातवाहन स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। और एलिफेंटा जो है 600 से 900 ईस्वी, ये है वाकाटक काल में पर्वतों को काटकर बनाई गई गुफा थी। इसका वास्तविक नाम जो है धारापुरी या तथा पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा रखा था। यहाँ पर त्रिमूर्ति यानी शिव तांडव की खंडित मूर्ति, नटराज आदि की मूर्तियाँ पाई गई हैं। तो ये जो है एक क्रम भी पूछ लेते हैं कि कब कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक मिस्र, मेसोपोटामिया या पश्चिम एशिया के बारे में हमें ऐसा कुछ नहीं जानते जिसकी तुलना मोहनजोदड़ो के सुनिर्मित स्नानागारों तथा नागरिकों के बड़े बड़े आवासों से की जा सके। तो ये किसका कथन है? तो ये जो है जॉन मार्शल का कथन है। जॉन मार्शल का कथन है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं कि किसने क्या क्या चीज़ें कही हैं। तो जॉन मार्शल का कहना है कि मिस्र और मेसोपोटामिया में स्नानागार और नागरिकों के आवास उतने उन्नत अवस्था में नहीं थे जितने कि मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। जॉन मार्शल अपनी पुस्तक मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931 ईस्वी में सिंधु सभ्यता के बारे में लिखते हैं। उनका मत है कि मोहनजोदड़ो बाढ़ के कारण जो है 7 बार उजड़ गया था। उसकी खुदाई में 7 स्तरों का पता चलता है।
मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। उसका सर्वप्रथम खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में किया था। 1922 से लेकर 30 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन का कार्य किया गया। यहाँ से बृहत स्नानागार, सभा भवन, पुरोहित आवास तथा अन्नागार आदि पाए गए हैं। जॉन मार्शल ने बृहत स्नानागार को तत्कालीन विश्व का महान आश्चर्यजनक निर्माण कहा गया है। अभियांत्रिकी दक्षता के साथ वाटर प्रूफिंग का भी उदाहरण यहाँ से मिलता है। बड़े मकान महलों के आकार के थे तथा छोटे मकानों में दो कमरे पाए गए हैं। एक जगह पर 27 कमरों का मकान एवं एक आंगन मतलब एक बहुत बड़ा हॉल जैसा खुला रहता था, तो वो आंगन प्राप्त होता है। मार्टिनल व्हीलर के अनुसार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। HD सांकलिया का कहना है कि बलूचिस्तान से प्राप्त वर्गाकार या आयताकार चबूतरे मेसोपोटामिया के जुगुरत के समान है। और AN घोष ने कालीबंगा यानी राजस्थान की खोज 1991 ईस्वी में की थी। आगे देखते हैं, अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी रियाया को अपने इस निश्चय से आश्वस्त किया कि वह अपने पिता के ही कदमों पर चलेगा और यह घोषणा की कि मेरे राज्य की सीमा के भीतर मौजूद प्रत्येक बुजुर्ग शख्स मेरे पिता के समान है और हर नौजवान मेरे भाई के समान प्यार और स्नेह का हकदार होगा। तो ये किसने कहा था? कौन से? तो मोहम्मद तुगलक ने कहा था। C ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर C ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। C ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक। आगे देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। 1325 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक यानी उलुग खां अपने पिता गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद ही गद्दी पर बैठा और राज्यारोहण के 40 दिन के बाद तुगलकाबाद में रहा। इसके पश्चात दिल्ली में प्रवेश किया। उन्होंने अपनी रियाया यानी प्रजा को सोने और चांदी के सिक्के बांटे और अमीरों को ऊंची पद पर भी नियुक्त किया। इसामी के अनुसार सत्ता प्राप्ति के बाद उन्होंने घोषणा की कि मेरे स्नेहपूर्ण दृष्टि में मेरे समाज का प्रत्येक वृद्ध पुरुष मेरे पिता के समान है और प्रत्येक युवक यानी हर नौजवान बरहम खां के समान मेरा भाई है। राजमुंद्री अभिलेख में उसे दुनिया का खान कहा गया है। मोहम्मद तुगलक के बिना किसी भेदभाव के पदों का आवंटन योग्यता के आधार पर किया गया था। वह होली में भी भाग लेने वाला पहला सुल्तान था। इब्न बतूता तथा बर्नी अपनी रचनाओं में उसकी नीतियों का वर्णन करते हैं। बलवन लौह और रक्त की नीतियां धारण करने वाला था। अलाउद्दीन खिलजी धर्म एवं राजनीति का पृथक्करण मतलब धर्म को उसने राजनीति में बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं किया था, उसके लिए जाना जाता है और निरंकुशता के सिद्धांत को प्रबल मानता है। साथ ही उन्होंने जो बाजार व्यवस्था वो भी चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। साम्राज्यवाद एवं राज्य हित की प्राथमिकताएं उन्होंने दी थी। लेनपुन ने अलाउद्दीन को सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा है। लेनपुन कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा जाता है। सिकंदर लोदी ने अफगान भातृत्व की जगह तुर्की राजत्व से प्रभावित था। वह कहता है कि यदि मैं अपने एक गुलाम को पालकी में बिठा दूं तब मेरे आदेश से सरदार उसे कंधों पर उठा ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रधान संस्कृति टीलों में कई महत्वपूर्ण पुरातत्वीय संस्कृतियां उत्तरोत्तर पाई जाती हैं। कई पुरातत्वीय संस्कृतियों का प्रदर्शन तो है, पर इसमें से केवल एक संस्कृति प्रधान होती है। केवल एक ही महत्वपूर्ण संस्कृति पाई जाती है और एक प्रमुख धार्मिक स्मारक होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड। कई पुरातात्विक संस्कृतियों का प्रदर्शन होता है प्रधान सांस्कृतिक टीले में। सेकेंड ऑप्शन सही है। ये उपेंद्र सिंह की जो बुक है उससे लिया गया है। बाकी देखते हैं व्याख्या क्या है। टीलों के नीचे पुरानी वस्तुओं एवं संस्कृतियों के अवशेष पाए जाते हैं। ये संस्कृतियां कई प्रकार की हो सकती हैं। एकल संस्कृति, मुख्य संस्कृति और बहुसंस्कृति। एकल संस्कृति टीलों में सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देती है। कुछ टीले केवल चित्रित दूसरे समृद्ध भांड अर्थात पेंडेड ग्रेवेयर यानी PGW संस्कृति का परिचारक है। कुछ सातवाहन संस्कृति के भी और कुछ कुषाण संस्कृति के भी
से हैं। मुख्य यानी प्रधान संस्कृति में से एक संस्कृति की प्रधानता रही है और अन्य संस्कृति जो पूर्व काल में हो सकती हैं, यानी कि वहाँ पर बहुत सारी संस्कृतियाँ भी हो सकती हैं एक प्रधान टीले में। उत्तर काल की भी ये विशेष महत्व की ही नहीं होती हैं। बहुसांस्कृतिक टीलों में उत्तरोत्तर अनेक संस्कृतियाँ पाई जाती हैं जो कभी कभी एक दूसरे के साथ चलती रहती हैं। रामायण और महाभारत की भांति खोदे गए टीलों का उपयोग संस्कृति के भौतिक पक्षों का अध्ययन किया जा सकता है। टीले की खुदाई दो तरह से की जा सकती है, एक अनुलंबन और एक क्षैतिज, यानी कि एक इस तरह से खोदेंगे ऊपर से नीचे तक और एक इस तरह से हम खुदाई हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 1886 में भारतीयों पर कौन सा कर जो है स्थायी रूप से लगा दिया गया था। तो यहाँ पर जो लगा दिया गया था वो क्या हो जाएगा, शिक्षा उपकर। तो भारत में सर जेम्स विलियम द्वारा पहली बार टैक्स लागू किया गया था। भारत का पहली केंद्रीय बजट जो है 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को स्वतंत्रता पूर्व जो है वित्त मंत्री जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था। 1860 ईस्वी में भारतीय आयकर अधिनियम को 1857 के सैन्य विद्रोह के कारण सरकार द्वारा किए गए नुकसान को पूरा करने के लिए लागू किया गया और 1886 में अलग आयकर अधिनियम पारित कर दिया गया। यह अधिनियम समय समय पर विभिन्न संशोधनों के साथ लागू रहा है। 1886 के भारतीय आयकर अधिनियम के तहत आय को 4 अनुसूचियों में विभाजित कर दिया गया जिन पर से अलग से कर लगाया गया था। इस तरह 1886 में भारतीयों पर आयकर स्थायी रूप से लगा दिया गया। भारत में नमक की शुरुआत जो है 1835 में तब से प्रारंभ होती है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रांतों पर अपना शासन स्थापित किया था। नमक मार्च, जिसे दांडी मार्च या सत्याग्रह भी कहा जाता है, जिसे गांधी जी ने शुरू किया था 6 अप्रैल 1930 को दांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन के प्रारंभिक दिनों में भारत में शिक्षा प्रसार के लिए प्रचार नहीं किया। हालांकि शिक्षा उपकरण की जानकारी नहीं मिलती है। तीर्थ यात्रा कर संभवतः 17वीं शताब्दी में शुरू किया गया था, किंतु 1886 ईस्वी में आसपास किसी भी तीर्थ यात्रा कर की जानकारी हमें नहीं मिलती है। आगे देखते हैं, मुगल राज परिवार की निम्नलिखित बेटियों को उनके कालक्रम के अनुसार हमें यहाँ पर रखना है। तो गुलबदन बेगम, तो हमारा यहाँ पर जो है सी ऑप्शन क्या है, यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है। सबसे पहले है यहाँ पर गुलबदन बेगम, जो कि हम देखते हैं कि अकबर के समय में वो लेखन कार्य करती हैं। फिर उसके बाद आता है जहांआरा बेगम के बाद आएगा रोशन आरा, और फिर सबसे बाद में है रोशन आरा के बाद जेबुन्निसा बेगम। तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो ये हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं किसका जन्म, गुलबदन बेगम जो है 1523 में इनका जन्म होता है। जहांआरा बेगम जो हैं 1614 में, और रोशन आरा बेगम जो है 1617 में, और जेबुन्निसा बेगम जो है 1638 में इनका जन्म होता है। गुलबदन बेगम जो है बाबर की बेटी थी तथा हुमायूं की बहन थी। जहांआरा बेगम और रोशन आरा शाहजहां की पुत्रियां थीं, यानी कि औरंगजेब की बहनें हुई। जेबुन्निसा बेगम जो है औरंगजेब की ही पुत्री थी और बहादुर शाह प्रथम की बहन थी। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से इसके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो गोंडोफर्नीस, मेनांडर, रुद्रदमन, चस्टन, तो ये सब हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पर
मिनांडर सबसे पहले होगा, मिनांडर। मिनांडर यूनानी शासक। गोर्नोफर्निस पल्लव शासक हैं। चश्रन कर्मद शासक हैं। और रुद्रदमन सबसे बाद होंगे, यानी शक वंश के हुए, शक वंश। तो सी ऑप्शन, तो सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारा, सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।